Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही डिजाइन किए गए हैं एंड वी होप दैट हमारी जो सीरीज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होगी आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में। ऑलराइट, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, क्विज सेशंस को वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट्स। सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपका है, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल्स हैज बीन प्रमोटेड एट सेंट्रल लेवल बाय ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, डी नन ऑफ द अबव। सो क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। यू हैव फ्यू सेकंड्स टू आंसर। पहला आपका जो आंसर है इस प्रश्न का वो है सी, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, इसे पीएसए भी कहा जाता है। ये चीफ एडवाइजर होता है जो साइंटिफिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में भारत सरकार की मदद करता है, एडवाइस देता है। ऑलराइट, सो रिसेंटली जो है प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल जो है इसकी अनाउंसमेंट की है, इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है भारत सरकार ने। इसका कारण क्या है? रिसेंटली कोविड पीरियड में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम्स ही नहीं फेस करनी पड़ी है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं या पुअर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का भी दंश जो है भारत सरकार को झेलना पड़ा है। सो कीपिंग इन माइंड दीज ऑल फैक्ट्स, एक नए प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाने की बात की जा रही है अंडर द प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल्स। ऑलराइट, इसके तहत जो है मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जाएंगे जो कहीं भी पोर्टेबल होंगे, साथ ही साथ बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको बिल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, और किसी भी रीजन में इन्हें बिल्ड किया जा सकता है, चाहे ट्राइबल फॉरेस्ट रीजन की बात कीजिए, चाहे माउंटेनियस रीजन की बात कीजिए, डेजर्ट रीजन की बात कीजिए। ऑलराइट, स्मॉल टाउन्स या आपके रूरल एरिया में ये बहुत किफायती साबित होंगे। जनरली ये देखा गया है कि रूरल एरिया, स्मॉल टाउन्स या ट्राइबल एरियाज में जो है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती हैं, और इस कोविड पीरियड में बिकॉज ऑफ दिस number of problems are raised in front of the people those are residing in these certain areas. All right, so इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स होंगे इन्हें कहीं भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है, और ये मदद करेगा बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में इन इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको पिक्चर में देखेंगे हम। दीज आर द काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो पोर्टेबल हैं, साथ ही साथ अगर पोर्टेबल नहीं भी है, कुछ जो हॉस्पिटल्स पोर्टेबल्स नहीं है, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको बिल्ड किया जा सकता है, बहुत ही कह सकते हैं लाइट मटेरियल के साथ इनको बिल्ड किया जा सकता है, एंड ये किसी भी वेदर कंडीशन को फेस कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर ये जो हॉस्पिटल है तो ये बहुत अच्छा एक मॉडल है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए सेविंग ऑलिव रिडले टर्टल्स, बी सेविंग इंडस रिवर डॉल्फिन, सी प्रमोटिंग हैंड हाइजेनिक प्रैक्टिस, डी नन ऑफ द अबव। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेविंग ऑलिव रिडले टर्टल्स। भारत में जो मेन 5 स्पीसीज है टर्टल्स की, उनमें से ऑलिव रिडले टर्टल भी एक इंपॉर्टेंट टर्टल कैटेगरी में है। नाउ क्यों खबरों में ये रहा उस पर पहले बात करेंगे। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑपरेशन जो ओलिविया है इसकी शुरुआत पहले हुई थी 1980 में। सो इट्स अ रीएक्टिवेटेड प्रोग्राम, इसे फिर से शुरू किया गया है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, स्पेशल जो आपका ओलिव रिडले टर्टल है इन द कोस्टल लाइन ऑफ ओडिशा। अब इसके तहत क्या किया गया है? जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, in the month of November to December, these olive ridley turtles nestling in this region and breed. All right, और ये वो समय होता है जब इनका शिकार करना बड़ा आसान हो जाता है। सो बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग हैं यहाँ पर नेट्स लगा जाते हैं, जिसमें नेट्स में फंस जाते हैं, ठीक है, या इनको दे कॉट देम। ऑल राइट, तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये वल्नरेबल स्पीसीज है, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में भी वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में ये है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है।
और अपेंडिक्स 1 में वही स्पीसीज आती हैं जिनका शिकार जो है वो जो है वर्जित होता है, जिनका शिकार नहीं किया जा सकता, और अगर शिकार होता है तो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट्स उनके लिए निर्धारित की गई है। ऑलराइट, सो ये बड़ा जरूरी है कि इनकी प्रोटेक्शन हो। सो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये इसके लिए आगे आए हैं, इनिशिएटिव उन्होंने लिया है विद द हेल्प ऑफ दे सर्विलेंस द कोस्टल लाइन रीजन, जहां पर ये नेस्लिंग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स या पेट्रोल वेसल्स है, इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स हैं, इनकी मदद से सर्विलेंस करते हैं इस पूरे रीजन। ऑलराइट, चलिए ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, तकरीबन 8 लाख के आसपास जो है ब्रीडिंग हुई है पिछले एक साल। एक बहुत अच्छा ये आंकड़ा है। यू कैन सी इन दिस 2 इमेजेस स्मॉल टर्टल्स, ऑलराइट, एंड यहां पे ओलिव रिले टर्टल की पिक्चर आप अंडर वाटर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, निफ्ताली बेनेट, Reuven Rivlin, Martha Koeman. What shall be the right answer, students? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़िए ताकि आपको आइडिया हो किस प्रकार के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और डेली आपका जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज हो प्रॉपर्ली। सो क्या सही जवाब होगा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निफ्ताली बेनेट जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। सो इट ऑल्सो कंसीडर एन एंड ऑफ एरा, एक डिकेड का एंड माना जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है तकरीबन 12 साल तक शासन किए हैं। निफ्ताली बेनेट जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आया है, देखने को मिल रहा है। निफ्ताली बेनेट की बात करें तो ये स्पेशल सर्विसेज में पहले कमांडो थे, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं इजराइल में हर व्यक्ति को सेना अभी ज्वाइन फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, वेदर फॉर 2 or 3 years, बट हैव टू सर्व। तो ये स्पेशल सर्विसेज में थे। बाद में इन्होंने एक एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी अपनी 1999 में, जो कि 2005 में यूएसए बेस्ड एक आरएसए सिक्योरिटी कंपनी ने इसे 2005 में खरीद लिया था। इसका नाम था क्योटा, ठीक है। तो सिंपल नाम आपको याद रखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए रूट्स के बारे में भी, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं तो। लेकिन जो सवाल आपका एक ही बनेगा यहां से कि नए जो है वो कौन प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ठीक है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन अक्रॉस द कंट्री, प्लांटिंग ट्रीज इन अर्बन फॉरेस्ट एरियाज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल मरीन फिशिंग इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। क्या सही जवाब है स्टूडेंट? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। हाँ जी, प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन अक्रॉस द कंट्री। So recently in this, especially after the second wave of the COVID-19, we all have observed or seen that there is a lack of resources and laxity pertaining to the production of oxygen in India. And because of this region, number of people lost their lives too. ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस कमी का एहसास है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोजेक्ट है, उसको इनिशिएट किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अंडर दिस प्रोजेक्ट जो है बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ले जाने की बात की गई है। इसमें सबसे पहला है कि भाई स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया जाए डिफरेंट रीजन्स में। अगर ऐसा रहेगा कि सिर्फ बड़े ही प्लांट्स हैं, सिटीज में रहेंगे, ठीक है, अदर इंटीरियर रीजन्स में नहीं बिल्ड होंगे, तो इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। सो स्मॉल प्लांट्स को बिल्ड किया जाए, कंप्रेसर्स को बिल्ड किया जाए, वेंटिलेटर्स नए बनाए जाए, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। प्राण वायु श्वास जो आपके वेंटिलेटर्स बनाए हैं अफोर्डेबल प्राइस में, जिनकी कीमत तकरीबन 1 लाख रहेगी, ये न्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ रॉ मटेरियल जो मदद करता है बिल्ड करने में, आपके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में, जियोलाइट इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जियोलाइट क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। जियोलाइट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल विच विल हेल्प टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ठीक है। और
इसकी सहायता से जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी डिफरेंट प्लांट्स में ऑक्सीजन, जो प्लांट्स स्टैब्लिश करने की लगातार बात हो रही है उसमें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 35 टन जो है 35 टन जियोलाइट मंगाया है रोम से, ठीक है, जो बेंगलुरु लाया गया है। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। जियोलाइट टर्म भी अलग से सेपरेट पूछी जा सकती है आपके एग्जाम। चलिए अगला सवाल है आपका, हु वन द फ्रेंच ओपन 2021 मेंस सिंगल टाइटल? क्या सही जवाब है स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ऑप्शन ए मेडवेडेव, बी मेडवेडेव, राफेल नडाल, एंडी रोडिक, नोवाक जोकोविक। व्हाट शैल बी द राइट आंसर? हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने अपना 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच ओपन। अब आपसे मेरा एक सवाल है, यहां पे मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट है वो कौन सा है? इज इट अ ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ठीक है, कार्पेट कोर्ट और क्ले कोर्ट? ये 4 कोर्ट होते हैं टेनिस में। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। फ्रेंच ओपन में जो कोर्ट है वो आपका है क्ले कोर्ट, ठीक है, ये जरूर पता होने चाहिए आप। हाँ जी, सो नोवाक जोकोविक ने ये 19th अपना टाइटल क्लेम किया है और इससे पहले उन्होंने अपना 84th एटीपी टाइटल भी क्लिंच किया था। अब मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बात बताएंगे कौन सा ओपन उन्होंने लास्ट जीता था, एटीपी जो 84th उनका टाइटल था। ये भी अभी 2 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था आपसे सेशन में। हाँ जी, बेलग्रेड ओपन, ठीक है, इनका 84th टाइटल था। सो नोवाक जोकोविक जो कि अभी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने अपना 19th ग्रैंड स्लैम जीता है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस भी कहा जाता है, ठीक है, रोलैंड गारोस टाइटल भी इसे कहा जाता है। तो ये भी सवाल है आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका भी, व्हाई इट इज कॉल्ड रोलैंड गारोस? Is it a name of place or a person or something else? If you have any idea. देखिए, रोलैंड गारोस was a name of person. He was an aviator. He was a fighter pilot who fought for France in the First World War. ठीक है, and to commemorate his memories or as a token of respect, ठीक है, एक पर्टिकुलर यहां पर जो आपका टेनिस कोर्ट है, स्टेडियम है, उसको उनका नाम दिया गया है और इस टाइटल को भी रोलैंड गारोस टाइटल कह दिया जाता है, फ्रेंच ओपन। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पर्टेनिंग टू दिस न्यूज। नेक्स्ट है, द पुलिट्जर प्राइज 2001 फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हैज बीन वन बाय। ऑप्शन ए मेघा राजगोपालन, बी लॉरेंस डेस्कार्स, सी मार्था कुमे, डी जगजीत पवाड़िया। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कितना आप पढ़ रहे हैं? आई गॉट एन आइडिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये तो बेसिक याद होने चाहिए। मैन बुकर हो गया, पुलिट्जर अवार्ड हो गया, ये तो इंटरनेशनल अवार्ड बहुत फेमस है। सो अभी रिसेंटली जो है इंडियन बेस्ड यूएस जर्नलिस्ट मेघा राजगोपालन जी को ये अवार्ड मिला। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? सीक्रेटली शी एक्सपोज्ड विद हर टीम जो आपका शिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वहां पर। तो अभी चाइना बेसिकली क्या कर रहा था कि डिटेंशन कैंप्स और इंफॉर्मेंट कैंप्स को बिल्ड कर रहा था इस रीजन में, और जब इंटरनेशनली ये बात निकल कर आ रही थी तो वो खारिज कर रहा था इसे लगातार। तो इन्होंने इस बात को एक्सपोज किया है, वहां की कुछ पिक्चर्स, वहां के कुछ वीडियोज जो हैं वो मीडिया में उन्होंने लीक किए हैं कि वहां पर डिटेंशन कैंप्स बन रहे हैं, इंफॉर्मेंट कैंप्स बन रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पुलिट्जर अवार्ड के बारे में। पुलिट्जर अवार्ड जो है आपका, ये शुरू हुआ था 1942 में। जोसेफ पुलिट्जर ने इसकी शुरुआत की थी, उन्हीं के नाम पे इसे पुलिट्जर अवार्ड कहा जाता है। ये तकरीबन 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। म्यूजिक के फील्ड में भी ये दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में भी दिया जाता है, एंड
इंटरनेशनल जर्नलिज्म की फील्ड में भी इसे दिया जाता है। ऑलराइट, तो मेघा राजगोपालन को इसी फील्ड में ये टाइटल दिया गया है। विद हर टू जो उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके साथ काम किए थे, उनको भी ये टाइटल दिया गया है। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिट्जर अवार्ड ऐसे नहीं दिया जाता, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। चलो अब जरा बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, एंड आई थिंक मैप में आपको थोड़ा समझा पाऊं तो ज्यादा अच्छा। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं मैप में, शिनजियांग प्रोविंस, तो ये आप पूरा देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे उइगर मुस्लिम जो है वो रहते हैं। ठीक है, दोज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जो है जिनोसाइड की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। धीरे धीरे जो क्या है, चाइना इस रीजन से इन लोगों को धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन को कम कर रहा है, मार रहा है, इनके साथ अत्याचार कर रहा है, और इसके लिए स्पेशली डिटेंशन कैंप्स जो है, इन्फॉर्मेंट कैंप्स बिल्ड कर रहा है। यू कैन सी इन दिस इमेज। ठीक है, मार्च 2017 में खींची गई ये सैटेलाइट इमेज है। ठीक है, गूगल अर्थ से ली हुई। जुलाई में आप देख सकते हैं सेटलमेंट्स बिल्ड होते हुए इन्फॉर्मेंट कैंप्स के फॉर्म में, और नवंबर 2017 में ये बिल्ड हो गई। तो आज तकरीबन 3-4 साल के बाद की जो बात है, उसके कंटेक्स्ट में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चाइना वहां पे कर रहा है। ठीक है, अब मैप में यहां इंडिया के देखते हैं। ये जो रीजन है ना, जहां ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है, ये आपका है शिनजियांग प्रोविंस, बिल्कुल एट द टॉप ऑफ इंडिया। ये जो ब्लू वाला पार्ट तो आप समझ ही गए, भारत का हिस्सा, भारत है ये, गिलगिट बल्किस्तान का ये पीओके रीजन है। ठीक है, और ये जो लाइट येलो रीजन है ये आपका चाइना का है। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये चाइना के हिस्से में। ठीक है, अब ये कैसे है, इट्स अ शक्शम वैली रीजन। ठीक है, शक्शम वैली। नाउ दिस रीजन ऑफ पीओके इज गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। ठीक है, अब एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे, पूछूंगा नहीं, आपसे डिस्कस करता हूं, आपको शायद ना पता, और अगर पता है तो आंसर कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे, कि भाई ये जो रीजन है चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, शिनजियांग प्रोविंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है चाइना के लिए कि आप जानते हैं वन रोड वन बेल्ट का जो इनिशिएटिव है वो यहीं से होके निकलता है। ठीक है, शिनजियांग प्रोविंस से होके ही, इसीलिए जो सिल्क रोड के रिवाइवल की चाइना बात कर रहा है, इस पर्सपेक्टिव से ये रीजन चाइना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, और चाइना लगातार यहां के लोगों के साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए बहुत लंबे टाइम से, तो इनको एक्सपोज किया है चाइना को। ये आप पिक्चर देख सकते हैं मेघा राजगोपालन की। थोड़ा सा आई होप कि बेसिक आपको समझ आया होगा इंटरनेशनल का ये सवाल, इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड संबंधित ये सवाल। तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे विद दिस न्यूज, एंड आई होप कि कुछ नई चीजें आपको या कुछ डाउट्स अगर आपके रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले दिन के, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में, जानने का समय हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेंस कोर्स के बारे में। मेंस कोर्स हमारा प्राइमरीली उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो कर चुके हैं, बट अभी इस दुविधा में है कि भाई आगे फर्दर मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उनके लिए हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें हमारे 140 प्लस लेक्चर्स रहेंगे GS 1 2 3 के। नोट्स हमारे मोर देन 1600 पेजेस इसमें इंक्लूड है। मॉक इंटरव्यूज तक की प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे। जस्ट कॉस्ट 8,000 रुपीज, 8,500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा कोर्स है HPS कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 2022, जो शुरू होने जा रहा है 21 जून से। ऑलराइट, तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये कोर्स है। इसमें 200 से ज्यादा GS के लेक्चर हैं, 75 से ज्यादा आपके CSET के लेक्चर्स इंक्लूड रहेंगे, 300 से ज्यादा पेजेस नोट्स की फॉर्म में इंक्लूड हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे हम मेंस प्रीलिम्स दोनों की। करंट अफेयर मैगजीन है जो आपकी प्रीलिम्स मेंस के ओरिएंटेड, वो आपको मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ वीकली डाउट सेशंस भी ऑर्गेनाइज हम करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। मॉक इंटरव्यूज होंगे आपको अगर आप अपना मेंस क्वालिफाई करते हैं, मतलब आपके प्रीलिम्स टू आपके इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो इसी कोर्स में इंक्लूड रहेगी। ऑलराइट, एंड इट जस्ट कोस्ट 22,500। सो प्लीज स्टूडेंट अवेल द अपॉर्चुनिटी, अपने सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। साथ ही साथ आप ज्यादा अपडेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।